वो बेचैन होती, कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही थी। चक्कर लगाकर थक जाती तो अलमारी में मुंह देकर बेवजह तरतीब ज़दा कपड़ों को फिर तरतीब देने लगती। इस काम से उकता जाती तो ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी चीज़ों को छेड़ने लगती। मोमल ने गर्दन घुमाकर बेड की तरफ देखा तो उससे बेनियाज बासिम लैपटॉप सामने खोले, कानों में ब्लूटूथ लगाए अपने बिजनेस वर्ल्ड में गुम था। न जाने आधी रात को कौन सा ऐसा काम है जो दिन के वक्त नहीं किया जा सकता। गुस्से में बुड़बुड़ाते उसकी नज़र बेड के वस्त में सोई मनाहिल पर पड़ी तो उसे उस पर भी गुस्सा आया। कितनी बेवफा बेटी है मेरी, माँ यहाँ बोर हो रही है और ये सोई पड़ी है। वैसे सोते हुए तो और भी ज़्यादा प्यारी लगती है ना मेरी गुड्डी। वो प्यार भरी नज़रों से मनाहिल की जानिब देखते सोचती जा रही थी। नहीं मिस हिना, ये पॉइंट मत ऐड करें। उसकी आवाज़ पर मोमल चल कर रह गई। चुड़ैल चिमट कर रह गई है मेरे शोर को। एकदम तैश में आती वो बेड की तरफ बढ़ी और बासिम के सर पर जा खड़ी हुई, पर वो उस पर ध्यान दिए बगैर काम में मसरूफ रहा। बासिम, उसकी पुकार पर वो अब भी मुतवज्जो ना था, जिससे मोमल के गुस्से का ग्राफ और बुलंद हुआ। बासिम, अब की दफ़ा आवाज़ थोड़ी बुलंद थी। वो उसकी तरफ देखे बगैर जवाब दे गया। मुझे आपसे कुछ पूछना था। वो गुस्से पर काबू करने की कोशिश में हलकान हो रही थी अपने। हाँ पूछो। उसे बोलने की इजाज़त देता वो लैपटॉप पर तेज़ी से उंगलियां चलाने लगा। मैं सोच रही थी हम अपने रूम में ब्लू कलर पेंट करवा लेते हैं। उसकी बात पर वो सर हिला गया। ठीक है, करवा दूंगा। उसके जवाब पर शौक से मोमल का मुंह खुला। उसे वो अच्छे से जानता था कि नीला रंग मोमल को सख्त नापसंद था। मैं ये भी कह रही थी कि मनाहिल को हम एक केयर टेकर अरेंज कर लेते हैं उसके लिए। वो अपनी गलत फहमी दूर करने की खातिर उसने एक और सवाल दागा। ओके, हो जाएगा ये भी। अब उसके जवाब पर मोमल के मुंह के साथ साथ उसकी अब आंखें भी खुली की खुली रह गईं। वो ऐसा सोच भी कैसे सकता था उन दोनों की बेटी के लिए। वो गुस्से से लाल पीली होती, मुठ्ठियां सख्ती से बंद करती, अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। दूसरी शादी भी कर लें फिर? वो दांत पर दांत जमाती उसके जवाब का इंतजार करने लगी। ओके ठीक है। बासिम के जवाब पर मोमल के जब्त की तनाबें टूट गई। पैर पटकती ड्रेसिंग रूम की तरफ गई और अपने पीछे जोर से दरवाजा बंद कर गई। ठा की आवाज पर अपने काम में मसरूफ बासिम का दिल दहल गया। वो उलझन भरी नजरों से पूरे कमरे को देखने लगा। महज 3 सेकंड्स लगे थे उसे सारी सूरत हाल समझने में। शिट यार। वो एक हाथ का मुक्का बनाकर दूसरे हाथ की हथेली पर मारता खुद को कोसने लगा। मिस सिन्हा, बाकी काम सुबह ऑफिस में डिस्कस करेंगे, ओके? वो कॉल काट कर ब्लूटूथ कान से उतार गया। साइड टेबल पर रखता बेड से उठ खड़ा हुआ लैपटॉप सामने पड़ा, लैपटॉप उठाकर ब्लूटूथ के साथ रखा और फिर ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे को घूरने लगा। मोमल, उसकी पुकार पर कोई जवाब ना मिला। मोमल, ओपन द डोर। अब की दफ़ा वो ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़ा बोलने लगा, साथ साथ दरवाज़ा भी नॉक कर रहा था। पर हनूस जवाब निदार। जानता था उसे गुस्सा बहुत कम आता था, पर जब भी आता था सब कुछ भस्म कर देता था। ओके, अब जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, मेरा कोई कसूर नहीं होगा। उसकी धमकी भी जब काम न आई तो बासिम साइड टेबल ड्रॉर से डुप्लीकेट चाबी निकालता ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलने लगा। वो जो गुस्से में भरी हाथ सीने पर बांधे खड़ी थी, लॉक खुलने की आवाज़ पर चौंक कर मुड़ी। उसके मजीद कुछ सोचने से पहले ही बासिम दरवाज़ा खोल चुका था। उसे देखकर मोमल गुस्से से चेहरा दूसरी जानिब घुमा गई। बासिम दोनों बाजू सीने पर बांधे दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ा होता, गहरी नज़रों से मोमल को देखने लगा जो सुर्ख चेहरा लिए बासिम के अलावा हर तरफ देखने में महव थी। स्वीटी। बासिम की मोहब्बत से लबरेज पुकार पर मोमल का दिल बिलियों उछलने लगा। कितने अरसे बाद इस नाम से पुकारा था उस सितमगर ने। मोमल का दिल उसकी तरफ हमकने लगा। कामया। वो उसे फिर से पुकारने लगा, पर मोमल अपने दिल को डांट कर चुप करवाती स्टिल खड़ी रही। उसकी हट धर्मी पर बासिम को अब गुस्सा आने लगा। लब भींचे खुद पर काबू पाने लगा, पर वो उसे मजीद नाराज़ नहीं करना चाहता था। वो आंखें बंद करके एक गहरी सांस भरते मजबूत कदम उठाता मोमल की तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ यूं बढ़ते देख मोमल का दिल जोरों से धड़का था। उसके करीब पहुंचकर वो 2 कदम के फासले पर रुक गया। गहरी नज़रों से मोमल के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखने लगा। नाराज हो? वो मोमल के गाल को चूमती आवारा लट को अपनी उंगली पर लपेट कर पूछने लगा। उसके लहजे की नरमी मोमल का दिल पिघलाने लगी, पर वो अपनी हद से बढ़ती धड़कनों को थपक थपक कर चुप करवाती खामोश खड़ी रही। जवाब ना मिलने पर बासिम झुककर उसे उठाता कंधे पर डाल गया। छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं बासिम आप, नीचे उतारे मुझे। वो उसके कंधे पर अपने नाजुक हाथ के मुक्के मारती दबी दबी आवाज़ में बोली, क्योंकि अपनी बेटी की नींद खराब नहीं करना चाहती थी। बासिम उसकी एक भी बात सुने बगैर उसे लेता बेड की तरफ आया। उसे बेड पर लेटाने के बाद बासिम ने बेड के दरमियान सोई अपनी शहजादी को उठाकर दीवार के साथ लगे छोटे बेड पर लेटाया और फिर वापस आया।
उसे अपनी तरफ पलटता देख मोमल रुख मोड़ती तकिए में मुंह छुपा गई। बासिम अपनी मुस्कुराहट छुपाता उसके पीछे लेट गया। नाराज क्यों हो? उसके सवाल पर मोमल पल भर के लिए आंखें उसकी आंखों में गाड़ गई, पर आसिम की बोलती आंखों ने बहुत जल्द उसे आंखें चुराने पर मजबूर कर दिया। सॉरी यार, बहुत इम्पोर्टेंट काम था, बिजी था, कहते साथ वो बाकायदा अपने कानों को हाथ लगा गया। किस किस बात की माफ़ी मांगेंगे? नींद आ रही है मुझे, सोना है अब। उस पाट अंदाज में कहती रुख मोड़ गई तो बासिम गहरी सांस भर के रह गया। वो दोनों गोलगप्पे खाने फूड स्ट्रीट आए थे। अब जैन के कहने पर दोनों मुकाबले से गोलगप्पे खा रहे थे। जैन फुर्ती से गोलगप्पे को पानी में डबोकर मुंह में डालता निकल रहा था, जबकि दुरिया बेचारी बहुत फुर्ती दिखाने के बावजूद जैन से पीछे थी। अचानक दुरिया के जहन में एक कूदा लपका। वो अपने ख्याल पर अमल करने की ठान गई। उसने 2 गोलगप्पे पकड़कर मसले और पाउडर मुंह में डालकर पानी वाली कटोरी मुंह से लगा ली। जब उसने 6 गोलगप्पे इस तरह खाए तो उसकी चालाकी पर जैन की आंखें खुली की खुली रह गई। जब उसने 6 गोलगप्पे इस तरह से खाए तो जैन की उसकी चालाकी पर आंखें खुली की खुली रह गई। ये चीटिंग है, जैन एहतजाजी तौर पर चिल्लाया तो दुरिया खिलखिलाकर हंसते हुए ये बात भूल गई कि उसके मुंह में गोलगप्पा है, जिसके बाइस उसे फंदा लग गया। खांस खांस कर बेहाल होने लगी। जैन जल्दी से उठकर उसके पास आता उसकी पीठ थपथपाने लगा। क्या करती हैं यार, छोड़ेंगे, मैं अपनी मंगवाता हूँ, कहते साथ ही वो तेजी से वहां से हटा तो वहां से जाता देख दुरिया तेजी से अपनी प्लेट में पड़े गोलगप्पों से 5 गोलगप्पे उसकी प्लेट में रख गई और फिर अपनी जगह सीधी होकर बैठ गई। कुछ सेकंड्स के बाद ही जैन अपनी तरफ आता दिखाई दिया उसे, जिसने हाथ में पानी की बोतल पकड़ रखी थी। उसके चेहरे पर छाई परेशानी कोई अंधा भी देख सकता था। उसके करीब पहुंचकर वो बोतल का ढक्कन खोल बोतल उसके आगे कर गया तो वो खांसती हुई बोतल मुंह से लगा गई। पानी पीते हुए उसने चोर नजरों से जैन की तरफ देखा। वो आंखों में परेशानी समोए उसी को ही देख रहा था। दुरिया सटपटाकर नजरें फेर गई। पानी पीने के बाद उसने बोतल सामने टेबल पर रखी और एक नज़र जैन की प्लेट पर डाली। ये मैं जीत गई, जैन लूज़र। वो खुशी से तालियां बजाने लगी तो बेचारा जैन बौखला गया। उसने झट से अपनी प्लेट की तरफ देखा तो सारी चालाकी समझ आई। दुरिया चीटर, कितनी गंदी हैं आप, चीटिंग करते शर्म नहीं आती आपको? वो सीने पर बाजू बांधकर टेबल के साथ कमर टिकाकर उसकी आंखों में देखते पूछने लगा। मैंने कोई चीटिंग नहीं की, वो नाक सिकोड़कर बोली तो जैन उस पर फिदा हुआ। अगर हार भी रही होती तो मुझे पता है आप मुझे हारने नहीं देते। उसके अल्फाज में महसूस किया जाने वाला मान था। जैन को लगा वो एक दफा फिर से उस हसीना के आगे दिल हार गया। जैन कर तेजी, दुरिया के आगे अपना आप तो हार सकता है पर उसे हरा नहीं सकता। उसके जवाब पर वो हसीना धीरे से मुस्कुरा दी, पर आंखों से छलकती उदासी जैन से अब भी नहीं छुप पाई। जाने ऐसा कौन सा दुख था जो उस प्यारी लड़की की आंखों से झलकता था। जैन चलें, मुझे राइट्स लेनी है। उसकी फरमाइश पर वो एक हाथ सीने पर रखता उसके सामने झुका तो वो खिलखिला कर हंस दी। जो हुक्म मलका आलिया, हम तो आपके गुलाम हैं। उसकी नौटंकी पर दुरिया की हंसी रुकने का नाम ना ले रही थी। दोनों वहां से उठकर फोर्ट्रेस पर आ गए। टिकट्स खरीद कर राइड्स की तरफ बढ़े। सबसे पहले कश्ती पर बैठना है मुझे। ओके जनाब। वो दोनों कश्ती वाले झूले पर आए और दुरिया के इसरार पर एक कोने में बैठ गए। आपको डर नहीं लग रहा यार? लड़कियां तो डरती हैं ऐसी राइड से, स्पेशली कॉर्नर में बैठने से। वो वाकई हैरान था उस लड़की पर। हाँ डरती हैं, पर दूसरी लड़कियां, दुरिया किसी से नहीं डरती और यहीं तो मज़ा आता है। देखिएगा आप भी कितना एंजॉय करेंगे। वो खुशी से कहती कश्ती में मौजूद दूसरे मुसाफिरों को देखने लगी और फिर वाकई वो कश्ती चलने पर बिल्कुल नहीं डरी थी। एक दूसरे की संगत में एक भरपूर दिन गुजार कर दोनों अपने अपने ठिकानों को रवाना हो गए। राजा घर पहुंचा तो बाहर दरवाजे पर लगे ताले को देख ठिठक गया। नूरिया कहाँ गई? ताला खोलकर वो घर दाखिल हुआ तो पूरा घर साई साई कर रहा था। रानी, रानी कहाँ हो यार? वो ऊंची आवाज में नूरिया को पुकारता पूरा घर चेक करने लगा, पर वो कहीं भी नहीं थी। उसने जेब से मोबाइल निकाला और नूरिया का नंबर डायल किया, लेकिन नंबर बन जा रहा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार वो बार बार नंबर मिलाने लगा पर नंबर बन जा रहा था। अब की बार वो हकीकतन काफ़ी परेशान हुआ। दफातन उसके दिमाग में एक ख्याल कूंदे की तरह लपका। हाशिर, शिट शिट, मैं इतना लापरवाह कैसे हो गया? वो दोनों हाथों से बाल नोचता खुद को अहमक तरीन समझ रहा था इंसान। उसने जेब से मोबाइल निकाला और तेज़ी से एक नंबर डायल किया। हेलो, एसएसपी मुर्तसिम यजदान स्पीकिंग। हाशिर पर अटैक का वक्त आ गया है, जल्दी से फोर्स रेडी रखो, हमें अगले 1 घंटे में अटैक करना है। फोर्स तैयार करो और मेरे अगले हुक्म का इंतज़ार करो। ओवर। बारूब अंदाज में हुक्म सादिर करता वो अपना लबो लहजा मुकम्मल यकसर तौर पर बदल चुका था। यस सर। जवाब मिलते ही वो कॉल काट गया। उसकी उंगलियां तेज़ी से एक और नंबर
मिलाने में मसरूफ़ हो गई। हेलो एहसन, हाशिर ने मेरी वाइफ को किडनैप कर लिया है, हमें अगले 1 घंटे में अटैक करना है, अपने आदमी तैयार रखो, हरी आप। सर्द लहजे में हुक्म सुनाता कॉल बंद करके तेज़ी से वो मोबाइल पर उंगली चलाने लगा। 5 मिनट में वो अपना काम करने के बाद कमरे की तरफ बढ़ा और अलमारी के निचले हिस्से में बने एक खुफिया लॉकर को खोलने लगा। लॉकर खोलकर उसमें पड़ी पिस्टल उठाकर जीन्स में उड़सी और फिर लॉकर बंद कर दिया और चाकू को देखने लगा। ये एक चमकता हुआ तेज धारी चाकू था जिसकी छोटी सी दस्ती काले रंग की थी। राजा ने चाकू की नोक अपने हाथ की हथेली पर रखकर हल्का सा दबाव डाला। दबाव पड़ते ही सुर्ख खून की चंद बूंदें चाकू की नोक पर चमकने लगी। उसने चाकू हटाकर शर्ट के बाजू से साफ किया और अपनी हथेली पर लगे कट पर उंगली दबाई। 5 सेकंड बाद खून निकलना बंद हुआ। तुमने ये अच्छा नहीं किया हाशिर, अब देखो मुर्तसिम यज़दान तुम्हारे साथ करता क्या है, जस्ट वेट एंड वॉच। लाल अंगारा होती आंखों को गैर मरई नुक्ते पर जमाते राजा ने सोचा और स्पाट चेहरा लिए घर से निकलता चला गया। घर से निकलकर वो गली के बाहर खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ा और मोबाइल निकाल कर कान से लगाया। एड्रेस सेंड कर रहा हूँ एक जगह का, वहाँ पहुँचो सब जल्दी। बात मुकम्मल करके मोबाइल जेब में रखता वो ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा। गाड़ी वहाँ से भगा ले गया। सबसे पहले उसने गाड़ी करीबी मस्जिद की तरफ मोड़ी। मस्जिद पहुंचकर वो गाड़ी से निकलता जूते उतारकर मस्जिद में दाखिल हुआ। सबसे पहले वज़ू किया और फिर मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की तरफ गया। 2 रकअत हाजत के नफल की नियत बांधी और पढ़ना शुरू किया। रकू के लिए झुका तो आंख से बहता एक आंसू कदमों में जा गिरा। सजदे में सर झुकाया तो दिल भर आया। नफल पढ़कर सलाम फेरा और दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। अब की दफ़ा आंसुओं पर काबू पाना मुश्किल हो गया। काबू पाता भी क्यों, आंसू रोकता भी क्यों। उसकी ज़ात के आगे ही तो रोना जचता है। वही तो एक है जो आंसुओं की लाज रखता है, रुस्वा नहीं करता। आंसू बहना शुरू हुए तो बहते ही चले गए। या अल्लाह पाक, मैं तेरा नाफरमान बंदा हूँ, बहुत गुनाहगार हूँ, पर तू तो रहीम है, रहमान है, गफूर है। मेरे परवरदिगार रहम फरमा मुझ पर, मुझे माफ़ कर दे। इंसान गुनाहों और ख़ताओं का पुतला है। मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सज़ा मत देना मुझे। मेरे बीवी और बच्चे की हिफाजत फरमाना। या अल्लाह पाक, मैंने बहुत दुख देखे हैं। अपने हर अजीज़ को खोने के बाद अब मुझ में हौसला नहीं कि मैं अपनी रानी को भी खो दूँ। वो मेरी ज़िंदगी का कुल सरमाया है, मेरे वजूद का हिस्सा उसके वजूद में सांस ले रहा है। वो मेरी ज़िंदगी की राहत है, मेरी जन्नत की साथी। उसे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। मुझे हिम्मत देना कि मैं उसकी हिफाजत कर सकूं। आंसुओं से तर चेहरे पर हाथ फेरकर वो वहीं बैठा अपने जज्बात पर काबू पाने लगा। बज़ाहिर लोहे की तरह मजबूत दिखने वाला मर्द अंदर से कांच के बिखरे टुकड़ों की मानित था। हमेशा उससे उसकी सबसे कीमती चीज़ छीन ली जाती थी और वो तही दामान रह जाता था। हालात ने बाहर से उसे जितना मजबूत कर दिया था, उसकी ज़िंदगी में रूनुमा हुए वाक़यात ने उसे अंदर से उतना ही खोखला भी किया था। पर अब उसने तहैया कर लिया था, वक्त चुप नहीं बैठेगा। बरसों पहले भी एक जंग हुई थी और मुर्तसम यज़दान हसन हार गया था, क्योंकि तब वो एक बच्चा था। आज फिर एक जंग होनी थी जिसमें उसे हारना नहीं जीतना था, क्योंकि मुर्तसम यज़दान हसन अब एक बच्चा नहीं, एक भरपूर तवाना मजबूत मर्द बन चुका था जो सब दुश्मनों के मुकाबले के लिए अकेला ही काफ़ी था। वो अकेला भी उन हज़ारों पर भारी था। 100 दिन कुत्तों के हों तो एक दिन शेर का भी ज़रूर आता है, और वो एक दिन भी कुत्तों के 100 दिनों पर भारी होता है। वो मजबूत और अटल इरादे लिए वहां से निकल आया। अब वक्त आ गया था कि दुश्मनों को निस्तो नाबूद कर दिया जाता। वो स्पार्ट चेहरा लिए कुर्सी पर बंधी बैठी थी। हाशिर की बातों ने उसके वजूद में एक तूफान बर्पा कर दिया था। वो ये सोच सोच कर पागल हो रही थी कि हाशिर को क्या ज़रूरत पड़ी थी उससे इतना बड़ा झूठ बोलने की। कोई बात थी तो वो ऐसा बोल रहा था ना। अगर हाशिर की बात सच होती तो इतना बड़ा धोखा उसका राजा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर नूरिया ने सर उठाकर देखा तो हाशिर कमरे में दाखिल हो रहा था। उसके हाथ में कुछ कागजात थे जिन्हें उसने रोल करके पकड़ रखा था। वह कदम कदम चलता नूरिया के नज़दीक आया और पास पड़ी खाली कुर्सी नूरिया के सामने रखकर बैठ गया। उसकी मकरूह सूरत देखती वो तनफ्फुर से चेहरा मोड़ गई तो उसकी हरकत पर हाशिर भुन्ना उठा। बड़ी अकड़ है ना तुझ में, आज ये सारी अकड़ हवा हो जाएगी, चल पकड़िए और साइन कर इन पर। वो नखुवत से कहता हाथ में पकड़े पेपर्स उसकी गोद में रख गया। उसकी बात का जवाब दिए बगैर वो उसे तनफ्फुर भरी नज़रों से देखती रही। क्या देख रही हो, साइन करो जल्दी। हाशिर की बात पर उसने एक नज़र उस पर डालकर दूसरी नज़र अपने हाथों पर डाली जो बंधे हुए थे। उसका इशारा समझते वो उठा और कुर्सी के पीछे जा खड़ा हुआ।
खोलने लगा हूँ तुझे, पर खबरदार कोई चालाकी की तो ये सोच लेना कि इस हालत में नहीं हो तुम कि कोई चालाकी दिखा सको मुझे। उसकी धमकी पर नूरिया की आंखें भर आईं। उसके वहमो गुमान में भी ये सब ना था जो उसके साथ हो रहा था। हाथ खोलने के बाद उसके वो अपनी कुर्सी पर जा बैठा, अलबत्ता पाँव अभी तक बंधे हुए थे। नूरिया ने जूं-जूं उन पेपर्स पर लिखी तहरीर पढ़ना शुरू की, तो उसकी आंखें फैलती गईं। ये सब क्या है? नूरिया बेयकीनी से उन पेपर्स को देखते इस्तफसार करने लगी। नजर नहीं आ रहा तुझे? पढ़ना नहीं आता क्या? तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, वही प्रॉपर्टी जिसकी खातिर मैंने शादी की थी तुमसे। उस पर बॉम्ब फोड़ता वो आखिर में मकरू कहा लगा गया, जानती हो मैंने तुमसे शादी क्यों की? उसके सवाल पर वो आंसू भरी नजरों से उस जालिम इंसान को देखने लगी। तुम्हारी जायदाद हासिल करने के लिए। उसके इंकशाफ पर नूरिया को हैरत का एक और झटका लगा। तुमसे शादी तो कर ली, पर अब सवाल था इस जायदाद का जिसकी खातिर मैंने तुमसे शादी की। तुम्हारे बाप ने अपनी आधी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दी, जबकि मुझे तो पूरी चाहिए थी। फिर मैंने सोचा वो बुढ़ा इतनी आसानी से तो सारी जायदाद तुम्हारे नाम करेगा नहीं, और अगर मैं तुम्हारी जायदाद अपने नाम लगवा भी लेता तो उस बुढ़े को पता चल जाता। इसलिए मैंने उस बुढ़े को हमेशा की गहरी नींद सुला दी। एक और इंकशाफ, और ये इंकशाफ सबसे जहरीला था। जिस बाप की मौत को वो आज तक एक हादसा समझती आई थी, वो मौत हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल था। ये सोच कर ही नूरिया की रूह लरज उठी। तुम्हारे बाप को मार दिया तो उसकी इकलौती औलाद होने की वजह से सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो गई। अब मैं चाहता तो तुम्हें मारकर सारी जायदाद अपने नाम लगवा लेता, पर जानती हो उससे क्या होता? इन्वेस्टिगेशन होती तो पुलिस का पहला शक मुझ पर जाता। फिर मैंने सोचा कि हमारा बच्चा होगा तो बच्चे की पैदाइश के दौरान ही तुम्हारा काम तमाम करवा दूंगा। तुम मर जाती तो तुम्हारी सारी जायदाद का मालिक कौन होता? जाहिर है तुम्हारी औलाद। पर इस प्लान का बेड़ा गर्क तब हुआ जब मुझे ये पता चला कि मैं बाप ही नहीं बन सकता। फिर मेरी जानेमन माही ने मुझे मशवरा दिया, क्यों ना बच्चे के लिए तुम्हारी दूसरी शादी करा दी जाए। अब तुम सोच रही होगी कि माही कौन? भाई माही, मेरी मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत। फिर एक दिन जब मैं माही से मिलने गया तो मुझे वहाँ राजा मिला। मैंने उसे साईं समझकर तुम्हारी शादी उससे तय कर दी, पर वो साला कुछ और ही निकल आया। जहाँ इतना कुछ जान चुकी हो तो एक बात और भी जान लो, ड्रग्स सप्लाई करता हूँ मैं। गैंग है हमारा, जहाँ हम यूनिवर्सिटी के तुलबा और क्लब्स में ड्रग्स सप्लाई करते हैं। उस कमीने मुर्तसिम उप्स राजा को, हाँ राजा ने मुखबरी करके हमारा माल पकड़वा दिया, पुलिस को पीछे लगा दिया मेरे। पर हाशिर ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, उसका सबसे कीमती माल चुरा लिया उसने। तुम घटिया इंसान, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर घटिया निकलोगे। मेरे बाप के कातिल हो तुम और मैं तुम्हें मसीहा समझती रही। तुमने इतनी गंदी प्लानिंग की और मैं तुम्हें क्या समझती रही? इंसान की खाल में छुपे भेड़िए हो तुम, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। वो यकदम खुद पर जब्त खोती, चीखती चिल्लाती हाशिर पर झपटने लगी, पर उसके पांव अब तक कुर्सी से बंधे थे। वो यकदम खड़ी होती, उस पर झपटती और उसका मुंह नोचने लगी। हाशिर उससे ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो ऐसा करेगी। वो एकदम संभलता पीछे हटा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? गुस्से से धाड़ता वो आगे बढ़ा और नूरिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। आह राजा! थप्पड़ इतना शदीद था कि वो उसकी शिद्दत से लड़खड़ाती पीछे पड़ी कुर्सी पर गिरी। उसे अपने मुंह में खून का जायका घुलता महसूस हुआ। वो नाजों पली लड़की जिसे आज तक किसी ने फूल ना मारा था, उस जाबिर इंसान के थप्पड़ की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए फूट फूट कर रो दी। मुझे मारेगी? हाशिर को मारेगी? देख तेरा हाल क्या करता हूँ मैं। जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर, वरना तू और तेरा बच्चा सीधे पहुंच जाओगे मेरे हाथों कहीं। वो पॉकेट से पिस्टल निकालकर उसके सर पर तान गया तो नूरिया का रंग फक हुआ। ये मेरे पापा की ज़िंदगी का कुल सरमाया है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हिचकियों के दरमियान बोलती वो उसकी मिन्नतें करने लगी, पर सुनने वाला था कौन वहाँ? तेरा भाषण नहीं सुनना मुझे, जल्दी से साइन कर, वक्त नहीं है मेरे पास, सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ तुझे। अगर साइन ना किए तो कुर्सी समेत नीचे जाएगी और तेरा बच्चा सीधा ऊपर। उसे धमकी देता वो उसकी कुर्सी के पीछे होता खड़ा हो गया। उसकी गोद में पेपर्स फेंक गया तो नूरिया लरसते हाथों से पेन पकड़ गई। आंसू तवातुर से बहते चले जा रहे थे। वो उस वक्त खुद को दुनिया की बेबस तरीन लड़की तस्वुर कर रही थी। ये जायदाद उसके लिए अपने बच्चे से प्यारी नहीं थी। लरसते कांपते हाथों से जैसे ही उसने साइन किए, हाशिर ने उसके हाथ से झपट कर पेपर पकड़े, 2-4 कदम पीछे हुआ और कुर्सी को एक जोरदार ठोकर मार गया। सुनसान और वीरान कमरा नूरिया की दिल दहलाती चीख से गूंज उठा तो हाशिर के मकरूर चेहरे पर मुस्कुराहट डेरा जमा गई।